हेलो एवरीवन, मैं पल्लवी शर्मा शिखरम इंस्टीट्यूट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हम लोग पढ़ रहे थे बायो में हमने स्टार्ट किया था लाइफ प्रोसेस में हम दो सब टॉपिक के बारे में पढ़ चुके थे, दैट इज न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन। अब जो हमने चीजें पढ़ी थी ये चीजें स्टेप बाय स्टेप वाइज क्यों चल रही हैं, क्योंकि जो आने वाले टॉपिक रहते हैं वो कहीं ना कहीं कोरिलेटेड रहते हैं। तो ज़रूरी है कि मेरे लेक्चर से जुड़ने के लिए आप पुराने जो वीडियोस है उस पर एक बार गो थ्रू हो जाए और उस टर्म से आपको फैमिलियर होना ज़रूरी है। अब हमने पढ़ लिया था न्यूट्रिशन, पढ़ लिया था रेस्पिरेशन। अब आज हम पढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन। क्या पढ़ेंगे? ट्रांसपोर्टेशन। हम खाना खाया, रेस्पायर किया, एनर्जी प्रोड्यूस की, इतना सब काम हमने कर लिया था। अब जो हमने खाना खाया, एनर्जी प्रोड्यूस की, ऑक्सीजन रिलीज किया, ऑक्सीजन का यूज करा, एनर्जी प्रोड्यूस की, जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया, वो क्या होगा? अब उसे हमें वापस भेजना होगा। मतलब क्या होगा? और जो ऑक्सीजन से हमने एनर्जी रिलीज करी या लंग्स जो हमें और हार्ट जो हमें ऑक्सीजन भेज रहा था वो क्या कर रहा था, उसके लिए जरूरी था कि वो सारे बॉडी पार्ट्स तक भेजें। जो हमने खाना बनाया वो सबके पास तक जाना जरूरी है ना। यही तो ट्रांसपोर्टेशन होता है। जितना ज्यादा अच्छा हमारा ट्रांसपोर्टेशन होगा उतनी ही हमारे लिए चीजें ईजी हो जाएगी और हमारे लिए जो एनर्जी का यूज है, जो हमें उसका बेनिफिट है, वो जल्दी से मिलेगा। क्लियर है? अब ट्रांसपोर्टेशन की अगर हम डेफिनेशन पे देखें तो क्या लिखा है? ट्रांसपोर्टेशन इज अ लाइफ प्रोसेस वेयर सब्सटेंसेस सिंथेसाइज्ड और एब्सॉर्ब्ड इन वन पार्ट ऑफ द बॉडी आर कैरी टू अदर पार्ट ऑफ द बॉडी। क्या करा कि जो खाना हमारा बन चुका था लाइफ प्रोसेसेस में, मतलब एक जो पार्ट था, फिनोमिना था, हमारा हो चुका था। अब क्या जरूरी था कि वो एक तो जो फूड उसने जो सिंथेसाइज किया है, एक्सट्रैक्ट किया था वो, और एक जो एब्जॉर्ब फूड है, अपन जब पढ़ रहे थे डाइजेशन पढ़ा रही थी, मैं बोल रही थी ना उसकी वॉल एब्जॉर्ब कर रही है, उसका जो वेली लाइक स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा फैला हुआ रहता है ताकि एब्जॉर्प्शन अच्छा हो सके। तो वही जो एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स थे उसका भी हमारे अलग अलग बॉडी पार्ट्स या ऑर्गन्स के डिफरेंट पार्ट्स पे जाना जरूरी है। क्लियर है इतनी चीजें? हाँ, तो कोई दिक्कत तो नहीं। जस्ट जो ट्रांसपोर्टेशन हम बेसिक लैंग्वेज में यूज करते हैं इसका भी वही मतलब है। अब यहाँ पे हम ट्रांसपोर्टेशन किसका कर रहे हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी बॉडी के अंदर है। अब यहाँ पे मैं अगर ट्रांसपोर्टेशन वर्ड का यूज करूँ तो ऐसा तो नहीं अब गाड़ी से बोलोगे कि मेरे ये प्रोडक्ट्स आ रहे थे या मेरे ब्यूटी प्रोडक्ट्स है या XYZ कुछ भी मैंने ऑर्डर किया था उसका ट्रांसपोर्टेशन की बात करें। ट्रांसपोर्टेशन किसका होगा? जो हमारी बॉडी के अंदर है। बॉडी के अंदर क्या है? फूड या आप बोल सकते हैं एनर्जी हुई थी ना, एनर्जी रिलीज हुई थी ना। कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई थी, वो फॉर्मूला याद होगा तो आपको सारी चीजें क्लियर होती चली जाएगी। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हुई थी, ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन क्योंकि जो हमें आ रहा है हम इनहेल कर रहे थे। मेटाबॉलिक वेस्ट, अब क्या हुआ था, जो अनवांटेड सब्सटेंसेस थे हमारी बॉडी के लिए, जो हमारे लिए जरूरी नहीं थे या एक्सेस में थे, उसको हमें बॉडी से एक्सक्रीट भी तो करना पड़ेगा, जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है वो मेटाबॉलिक वेस्ट। और हॉर्मोन्स क्या, मैंने जब आपको डाइजेशन पढ़ा रही थी तो मैं बोल रही थी ना, हॉर्मोन्स है जो क्या कर रहे हैं, कुछ एंजाइम सीक्रेट कर रहे हैं ना एंजाइम्स, ताकि हमारा जो डाइजेशन का प्रोसेस है वो बूस्टअप हो सके। तो वो एंजाइम्स जो सीक्रेट करे उसका भी तो पहुंचना जरूरी है ना, उसका भी तो उस समय पे होना जरूरी है। तो ये सब जो चीजें हैं इसका ही हम क्या करेंगे? ट्रांसपोर्टेशन करेंगे। क्लियर है इतनी चीजें? अब अगर हम बात करें कि ट्रांसपोर्टेशन की बात करते हैं तो आपको, आप क्या बोलते हो, हमेशा अपन ब्लड पूरे ऑल टाइम वी आर टॉकिंग अबाउट द ब्लड। खून में इस चीज की कमी हो गई है, प्रॉपर सर्कुलेशन नहीं है, इसलिए आपको क्रैम्स आते हैं। आपकी ब्लड में RBC की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी है, कुछ भी इश्यूज आते हैं ना बड़े बड़े, तो खून की कमी है, इसकी वजह से सब हो रहा है। ब्लड एवरीथिंग हम क्या देख रहे हैं? ब्लड, क्योंकि हमारे हेड से लेके टो तक ब्लड हर जगह मौजूद है कि नहीं? ऐसा तो नहीं है ना कि अगर आप पैर में अपना कुछ आपको लगेगी और कुछ वहां पे स्किन अगर अपनी ब्रेक डाउन होगी, रप्चर होगी, तो ब्लड नहीं निकलेगा ना, ब्लड वहां पर भी निकलेगा। और अगर अपने हेड में कोई इंजरी होगी तो ब्लड वहां से भी फ्लो होता है ना। मतलब ब्लड हमारी पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा है, हर ऑर्गन्स को, हर पार्ट्स को एक दूसरे से कनेक्ट कर रहा है। इतना समझ में आया? तो हमने ब्लड को क्या बोला? टिश्यू क्या होता है? क्लस्टर ऑफ सेल्स।
ब्लड भी तो क्या एक तरह का सेल है ना जो लिक्विड फॉर्म में है। अब बहुत सारे सेल्स की बात करेंगे तो वी कैन से टिश्यू हो गया। यहाँ तक क्लियर है। अब जो ब्लड था टिश्यू के फॉर्म में था, लिक्विड फॉर्म में था, वो क्या हो रहा है हमारी पूरी बॉडी में सर्कुलेट हो रहा है और एक जगह आके रुकता नहीं है। अगर हमारा ब्लड कहीं जगह क्लॉट होने लगे, रुकने लगे, तो वो भी हमारे लिए एक समस्या का कारण होगा। आया इतना समझ में? तो ब्लड जगह जगह हो रहा है, सर्कुलेट हो रहा है। अब कैसे हो रहा है ब्लड को, इसलिए क्या बोला, फ्लूइड। फ्लूइड मतलब लिक्विड, तो कैसा है, लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। अगर आपके क्वेश्चन में आए ब्लड क्या है, तो आपको पहली लाइन लिखना है कि ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। क्या लिखोगे, फ्लूइड बोलोगे, क्या बोलोगे, या सिर्फ अगर कनेक्टिव टिश्यू भी बोल दोगे ना तो भी आपका काम हो जाएगा। तो सबसे पहला लाइन ही आपको लिखना है, क्या लिखना है, ब्लड क्या है, एक कनेक्टिव टिश्यू है। फिर ब्लड वेसल्स क्या होते हैं, जो ट्यूब्स रहते हैं ना, एक वेसल्स मतलब जो ब्लड को कैरी कर रहे हैं उनको हम ब्लड वेसल्स बोलते हैं। हार्ट एक पंपिंग ऑर्गन है। अब जो पूरा मैं क्या बताना चाह रही हूँ, सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में बता रही हूँ कि ब्लड जो है हमारी बॉडी में कैसे घूम रहा है, पूरे टाइम कैसे चीजें हो रही है। अब मैंने आपको ध्यान है एक फिजिक्स में बताया था कि कोई चीज रखी है पर उसको वर्किंग में लाने के लिए हमें कुछ फोर्स की जरूरत है। इतनी बात की थी हमने। अगर एक बकेट में पानी भरा था तो क्या वो मूव कर रहा था जब तक हमने उस बकेट को उठाया नहीं और पानी को फेंक दिया। क्लियर है, मतलब पानी को हमने फोर्स करा। उसी तरह ब्लड को भी हमारी पूरी बॉडी को सर्कुलेट करवाने के लिए क्या जरूरत रहती है, एक फोर्स की जरूरत रहती है, एक प्रेशर की जरूरत रहती है। वो काम कौन करता है, वो काम कौन करता है, हार्ट। हार्ट करते हैं ना, धक धक धक, ये हमारी लैंग्वेज में बोलते हैं धक धक धक। बाकी अगर आप बहुत ध्यान से हार्ट बीट सुनेंगे ना तो वो धक धक नहीं लब डब होती है। क्या होती है, लब डब। बट एक बार जो चल गया ना कि स्लैंग धक धक, तो वो हमेशा चलता ही रहेगा। बट क्या हो रहा है, आप लगाते जब स्टेथोस्कोप से देखेंगे ना तो आपको आवाज आएगी लब डब। मतलब क्या हो रहा है कि जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, रिलैक्स कर रहा है। तो वही क्या क्रिएट कर रहा है, हमारी बॉडी में ब्लड का प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर है, ब्लड को पुश कर रहा है। आया, इसलिए मैंने यहाँ लिखा था कि हार्ट जो है पंपिंग ऑर्गन है। अब ब्लड को फ्लो करवाने के लिए जो कंटिन्यूसली अपने आप में एफर्ट्स लगाए जा रहा है, वो काम कौन कर रहा है, हार्ट कर रहा है, इसलिए उसको पंपिंग ऑर्गन बोला है। उस पर भी हम आएंगे, पर सबसे पहले हम ब्लड के बारे में समझते हैं। आया इतना बात समझ में? ब्लड पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, अपने आप तो सर्कुलेट कर नहीं रहा है, कोई जादू टोना कर नहीं रहा है। हार्ट उसको सर्कुलेट करने पे मजबूर कर रहा है कि पुश कर रहा है, जाओ जाओ, हर बॉडी पार्ट्स में आपको ऑर्गन में प्रेशर दे के भेज रहा है। क्लियर है इतनी चीजें? ब्लड कनेक्टिव टिश्यू, ठीक है, ब्लड वेसल क्या है, ट्यूब्स है, और हार्ट क्या है, एक पंपिंग ऑर्गन है। यहाँ पे इतना आपको समझ में आया? ये आप देख रहे हैं ह्यूमन बॉडी है, हेड से लेके टो तक क्या हो रहा है, ब्लड हमें दिख रहा है। ये जो दिख रही है ना लाइन, दिस इज कॉल्ड ब्लड वेसल्स या ब्लड ट्यूब्स बोलते हैं, जिसके अंदर हमारा ब्लड का फ्लो होता है। अब एक बात समझना कि जो ब्लड है वो, अगर हम ब्लड की डेफिनेशन सबसे पहले देख लेते हैं, ब्लड इज अ लिक्विड कनेक्टिव टिश्यू। फ्लूइड बोला या लिक्विड बोला, समझा दिया था मैंने। विच सर्कुलेट थ्रू आउट द बॉडी बाय पंपिंग एक्शन ऑफ द अर्थ। आई बात समझ में? यही बात मैंने अभी आपसे करी कि कैसे सर्कुलेट होता है, पंपिंग एक्शन ऑफ हार्ट की वजह से सर्कुलेट होता है। क्लियर है इतनी चीजें? अब ब्लड मतलब हमें अभी क्या होता है ना, ब्लड मतलब खून, मतलब क्या बोलते हैं, एक लिक्विड जो रेड कलर का निकलेगा। यही अपन को समझ में आता है ना, इसके अलावा तो हमारा दिमाग नहीं चलता है कि क्या है, जो दिख रहा है वो है। तो आपने कुछ गलत भी नहीं समझा कि ब्लड, आपको कुछ चर्क लगी, चोट लगी, ब्लड निकला, रेड कलर का दिखा, तो आपने बोल दिया ब्लड कैसा होता है, रेड कलर का होता है। तो क्या ब्लड जो रहता है रेड कलर का होता है? क्या सिर्फ चीज बात इतनी सी है? क्या हम इस बात को इतने सिमट में खत्म कर दें? नहीं, अब हमको इन डिटेल में पढ़ना है कि ब्लड में सिर्फ और सिर्फ हम बोले कि अगर रेड कलर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट रहता है, जो हम जनरल लैंग्वेज में यूज करते हैं या हम डेली लाइफ में बोलते हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ब्लड में बहुत सारी चीजें रहती हैं, बहुत सारी चीजें रहती हैं। क्या रहता है? प्लाज्मा भी रहता है, आरबीसी भी रहती है, डब्ल्यूबीसी भी रहती है, ये सब के प्लेटलेट्स भी रहते हैं। ये सब किस में रहते हैं? ब्लड में ही कंपोनेंट्स रहते हैं, ब्लड के ही कंपोनेंट्स रहते हैं। एक चीज और कि ब्लड जरूरी नहीं है हमेशा हमें फ्लूइड पार्ट में हो, उसका हर एक कंपोनेंट लिक्विड हो, बट हाँ उसका जो लिक्विड कंपोनेंट ज्यादा रहता है
तो इसलिए हम उसके जो रहते हैं ना, जो सॉलिड पार्टिकल्स रहते हैं उसको हम इग्नोर कर देते हैं। और लिक्विड होना भी जरूरी है क्योंकि लिक्विड का इसलिए मूव कर देता है। यहाँ तक तो ब्लड हमने क्या बोला, एक फ्लूइड बोल दिया। आया इतना समझ में? अब जैसा कि मैंने बोला, ब्लड को हम बेसिकली ब्रॉड या बोले ब्रॉडली दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, प्लाज्मा और ब्लड कॉर्पुलस। अब मैम आप ठीक है, ये क्यों बोला गया मैं इस पे बाद में बात करती हूँ। सबसे पहले प्लाज्मा में क्या रहता है, सीरम और फिब्रिनोजन, और ब्लड कॉर्पुसल्स में क्या रहता है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। इसका आप साइंटिफिक नेम याद करेंगे, एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स एंड थ्रोम्बोसाइट्स। क्या है, एर्थ्रोसाइट्स, ल्यूकोसाइट्स या थ्रोम्बोसाइट्स। अब मैम मुझे एक बात बताइए, आप बोल रहे थे आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, ये भी तो बोलते हैं ना हम, ये भी तो बोलते हैं कि नहीं बोलते हम। आरबीसी ऐसे रहते हैं ना, ये इस तरह के फॉर्म में दिख रहे हैं, कैसे रहते हैं, ओके, रेड ब्लड सेल्स रहते हैं वो इस फॉर्म में रहते हैं। ये जो क्या है, ये आरबीसी ही है। क्या है ये जो मैं आपको शो कर रही हूँ, ये क्या है, ये आरबीसी है। अब इसका शेप आप देख रहे हो, टैबलेट जैसा है, चपटा है कि नहीं। तो आप मैम हम इसको रेड ब्लड सेल्स तो बोलते हैं, फिर ये कॉर्पुलस क्यों बोलते हैं, इसको हमने सिर्फ सेल का ही क्यों नहीं यूज करा, क्यों नहीं यूज करा। अब ध्यान से मेरी बात को समझना, 10 मिनट के लिए कनेक्टिविटी मेंटेन रखना, ये टॉपिक अपन यहीं पे क्लियर हो जाएगा। अब सबसे पहले तो आपने देखा, आपको देखा कि आप रेड ब्लड कॉर्पुलस भी बोलते हैं या ब्लड कॉर्पुलस भी बोलते हैं, कहीं सेल्स भी लिखा रहता है, तो ऐसा क्यों नहीं। मैम क्या होता है ना, जब हमने पढ़ा था सेल्स, जब मैम पढ़ा था तो हमने देखा था कि उसमें तो बहुत सारी चीजें रहती है, उसमें न्यूक्लियस भी रहता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी रहता है, साइटोप्लाज्म भी रहता है और एंडोक्राइन रेटिकुलम भी रहता है। 9th में पढ़ा था ना सेल चैप्टर, उसमें बहुत सारे ऑर्गेनेल्स थे। बट आरबीसी में क्या रहता है, जब हम इस ब्लड कॉर्पुलस की बात करें, इनफैक्ट तीनों चीजों में, रेड ब्लड कॉर्पुलस, व्हाइट ब्लड कॉर्पुलस और प्लेटलेट्स, इसमें सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते हैं, इसमें ऑर्गेनेल्स जो रहते हैं वो प्रेजेंट नहीं रहते हैं। आया समझ में, इसमें प्रेजेंट नहीं रहते। अब क्यों नहीं रहते हैं, एक सबसे पहले ब्लड की बात कर रहे हैं, ब्लड में हम आरबीसी की बात कर रहे हैं, यहाँ तक क्लियर है। अब हम आते हैं आरबीसी पे। पहले तो हमने सोचा कि इसको सेल ही क्यों नहीं कहा गया, कॉर्पुलस क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहते। अब क्या होता है, रेड ब्लड सेल्स की बात करें तो जो इसका शेप जो रहता है ना, वो बाइकॉन्केव की रहता है, चपटा रहता है। जो इसका शेप जो रहता है वो इस तरह का रहता है, कॉन्केव रहता है। मिरर पढ़ा था, कॉन्केव लेंस पढ़ा था, लेंस होता है ना, उसी तरह का शेप रहता है। अब मैम इस तरह का शेप क्यों होता है, इतना कॉम्पैक्ट शेप क्यों होता है इसका, आपने सर्कुलर तो बनाया नहीं, ध्यान से देखना, इसका कुछ इस तरह का ऐसा शेप हो जाएगा, दिखेगा एक्चुअल में देखोगे, या फिर जैसे टैबलेट्स जो रहती है ना, इस तरह की, इसको आपने इसे दबा दिया तो ऊपर से इस तरह का शेप हो जाएगा। क्यों शेप होगा, अब अपन इसके बात करते हैं। सबसे पहले अब मैम ये बताओ, ध्यान से समझना, ठीक है, ये स्लाइड्स में हो सकता है आपके कोर्स में आपको अवेलेबल ना हो, बट ये हमारे लिए जानना बहुत जरूरी है। अब जो आपने देखा कि आरबीसी क्या था, सेल्स बोला गया जिसमें ऑर्गेनेल्स नहीं थे, ठीक है। अब ये जो आरबीसीज रहते हैं, सपोज ये आरबीसीज है, इसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जिसको हमने क्या बोला, हेमोग्लोबिन। क्या बोला, हेमोग्लोबिन बोला। अब जैसे हमने बोला कि ग्रीन कलर लीव्स में किसकी वजह से होता है, कौन से पिगमेंट की वजह से होता है, क्लोरोफिल, बोला ना। हमारे स्किन, हमारे कुछ भी टोमेटोज, फ्रूट्स, एवरीथिंग, किसी की भी बात करो तो उसमें जो उसका कलर रहता है वो किसकी वजह से रहता है, कोई ना कोई एक पिगमेंट प्रेजेंट रहता है जो उसको कलर देता है। सिमिलरली जो हमारा रेड कलर है, जो रेड कलर है वो किसकी वजह से प्रेजेंट है, हेमोग्लोबिन की वजह से प्रेजेंट है। आया समझ में, इतनी बात आई, हेमोग्लोबिन की वजह से प्रेजेंट है। अब हेमोग्लोबिन क्या करता है, ध्यान से सुनना, इसका क्या काम है रेड ब्लड सेल का। सबसे पहले हमने शेप देख लिया कि थोड़ा बहुत कैसा होता है, बाइकॉन्केव होता है, डिस्क शेप भी बोल सकते हैं, जो थोड़ा सा चपटा हुआ, बोला हमने। अब हेमोग्लोबिन क्या करेगा, अब हेमोग्लोबिन का आपको पता है एक्चुअल कलर क्या होता है, दिस इज नॉट रेड, दिस इज पर्पल। कौन सा होता है, पर्पल होता है, क्लियर है। अब जब वो हमारे ब्लड में जा रहा है, ठीक है,
जो हमारे लिक्विड में, ब्लड में ही तो आरबीसी प्रेजेंट रहते हैं ना, वो जा रहा है। तो आरबीसी का सिर्फ एकमात्र काम क्या है, ऑक्सीजन को जगह तक पहुंचाना, ऑक्सीजन को पहुंचाना। कहाँ से, जो हार्ट आपको ऑक्सीजन दे रहा है ना, फिल्टर करके लंग से दे रहा है ना, वो उसको सारे बॉडी पार्ट्स में पहुंचाना। इसलिए इसका शेप ऐसे हुआ, कॉन्केव जैसा हुआ, क्योंकि क्या होता है कि ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल रहता है, ये आरबीसी है, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल रहता है, वो उसको अपने तरफ स्टिक करेगा और ले जाएगा। अब मैम, तो उसमें आपको ना सारे ऑर्गेनेल्स हटाने की क्या जरूरत थी, रहने देते न्यूक्लियस को, रहने देते माइटोकॉन्ड्रिया को। वो कौन सा आपका काम बिगाड़ रहा था, वो काम बिगाड़ रहा था मेरा। कैसे बिगाड़ रहा था, सबसे पहले शेप देख लेना। शेप में क्यों चेंज किया, इसलिए चेंज किया ताकि हम जो ऑक्सीजन को है ले जा सके, ऑक्सीजन के लिए हम जगह बना सके। ठीक है, अगर ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप बोलोगे ऑक्सीजन को हम ले जा सके। और कितने ऑक्सीजन को ले जाना है उसे, कितने ऑक्सीजन को ले जाना है, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल को ले जाएगा। एक आरबीसी कितने मॉलिक्यूल को ले जाएगा, ऑक्सीजन के 4 मॉलिक्यूल के अपने अंदर लेगा और उसको भेज देगा। आ रहा है, एक स्टोरी की तरह समझना, क्लास में खत्म कर देना ये टॉपिक, घर जाके पढ़ने की जरूरत नहीं है। अब इतनी बात हो गई, ये सारे जो पॉइंट है ये एनसीईआरटी में है, इसलिए समझा रही हूँ मैं आपको। हम दो दो टॉपिक ही कर रहे हैं ताकि आपको क्लियर हो। अब ये ऑक्सीजन को ले जा रहा है, ले जा रहा है। अब इसमें मैम आपको क्या जरूरत थी, माइटोकॉन्ड्रिया को हटाने की। अब ध्यान करो, मैंने रेस्पिरेशन में बोला था, जब डिफरेंस बनाया था ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में, कि रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता है एनर्जी बनाने के लिए, होता है कि नहीं होता था। ब्रीदिंग सिंपल साइटोप्लाज्म के थ्रू होती थी, पर अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें तो माइटोकॉन्ड्रिया इन्वॉल्व होता था। तो अगर मैंने आरबीसी को बोला कि तू ले जाओ ऑक्सीजन, तो आरबीसी के पास अगर माइटोकॉन्ड्रिया रहा तो वो क्या करेगा, वो उसको एनर्जी में ब्रेक डाउन करने में लगा देगा। उसको क्या पता, उसको तो उसका फंक्शन पता है, वो क्या करेगा, जो एक्चुअल रेस्पिरेशन का प्रोसेस था उसमें लगा देगा, ऑक्सीजन को यूज करने लगेगा। तो ऑक्सीजन बाकी ऑर्गेनल से पहुंचेगी कैसे, बाकी ऑक्सीजन तो कैसे पहुंचेगी। अगर हम चॉकलेट देने का काम है ना, उसी को बोलते हैं जिसको चॉकलेट खाने में लीस्ट इंटरेस्ट रहता है। अगर आप किसी 2 साल के बच्चे को बोलो कि चॉकलेट ले जाओ, तो क्या वो चॉकलेट देगा, नहीं ना, वही खा जाएगा। सेम ही करेगा आरबीसी। तो इसलिए ऐसे बहुत सारे रीजन है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का शेप ऐसा रहता है, इस तरह का रहता है, ये थोड़ा सा स्टफ स्ट्रक्चर रहता है। अगर इसको हम इसके अंदर रहेंगे ना, तो हमारा आरबीसी फ्लेक्सिबल नहीं हो पाएगी। तो अगर हमारे ब्लड वेसल्स थोड़ी सी कहीं पतली हुई या कोई समस्या आई, तो हमारा आरबीसी जा ही नहीं पाएगा, यहाँ पे ब्लॉक हो जाएगा। आया समझ में। इसलिए क्या बोला, भाई तू कुछ काम कर मत, अपनी सेटिंग है, अपन तू जा, बिना उसके ऑर्गेनल्स को हटा अपने पास से, ऑक्सीजन को ले जा, वो कर ले। तू बोलेगा वहां तक तेरी बात समझी जाएगी, कोई ये नहीं बोलेगा तुम्हारे ऑर्गेनल्स कहाँ हैं। इतनी बात समझ में आई। यही आरबीसी का काम रहता है। आरबीसी क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। आया इतना समझ में आया, ब्लड में है, आरबीसी प्रेजेंट है। अब अपन यहाँ पे आते हैं, जो आपने पढ़ा कि मैम ठीक है आपने बता दिया आरबीसी का काम क्या है क्या नहीं है। अब मैम अगर आरबीसी ऑक्सीजन ले जा रहा है, तो भैया जो हमने खाना खाया वो कौन ले जा रहा है, जो नाइट्रोजन वेस्ट है उसका काम कौन कर रहा है, मतलब सिर्फ ऑक्सीजन और बाकी जगह जो एब्जॉर्ब है उसका काम कौन कर रहा है। तो अब हम आते हैं उस चीज को समझते हैं, कोशिश करते हैं। कहाँ गया दिस वन, ये स्लाइड, ठीक है, ये लिवर हो गया, स्मॉल इंटेस्टाइन, ओके। अब हम आते हैं यहाँ पे, समझना। ये सिर्फ एक स्लाइड में मैं पूरी कोशिश करूंगी कि आपको एक एक चीज के बारे में क्लैरिटी मिल जाए। ये नाम से फैमिलियर हो जाना बस। अब आरबीसी एरिथ्रोसाइट्स का काम मैंने दिखा दिया आपको, यहाँ इसकी बात कर ली, ये किस में था, ब्लड कॉर्पुलस में था। अब थोड़ा सा आपने आरबीसी पढ़ लिया क्योंकि आप बार बार रेड कलर ये सब बातें कर रहे थे। अब एक बार वापस आते हैं इस वाले पॉइंट पे, चालू करें प्लाज्मा पे आते हैं। ठीक है, मैंने क्या बोला था, ब्लड किस में डिवाइड होता है, प्लाज्मा में, आरबीसी में, डब्ल्यूबीसी में, प्लेटलेट्स में, 4 कंपोनेंट रहते हैं। अब मैम आप जो बोल रहे थे ना कि अगर आरबीसी ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है, तो फिर बाकी चीजों का काम कहाँ जा रहा है। तो हम क्या बैठे, हम तो हेमोग्लोबिन के भरोसे ही बैठे थे कि हमें तो इतना ही पता था कि वही काम कर रहा है। तो यही आपको डिफरेंस समझना है कि जितने भी होते हैं एनसीईआरटी में ये लाइन आपको मिलेगी कि प्लाज्मा क्या ट्रांसपोर्ट करता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन वेस्ट और फूड।
अब फूड में आप सब समझ जाना, शुगर भी हो जाएगा, विटामिन भी हो जाएंगे, मिनरल्स भी हो जाएंगे, एवरीथिंग हो जाएंगे। तो क्या काम करता है, ये काम कौन करता है, प्लाज्मा। प्लाज्मा ही काम करता है। और आरबीसी जो समझ रहे हैं कि लिक्विड फॉर्म में दिख रहा था आपको, ब्लड में सॉलिड फॉर्म में दिख रहा था ना, सेल्स कैसे थे, पार्टिकल फॉर्म में थे, ग्रैन्युल्स फॉर्म में थे, तो क्या, तो फिर लिक्विड कैसे हुआ, तो जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा क्वांटिटी में 92% अप्रोक्स क्वांटिटी में क्या प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है, प्लाज्मा प्रेजेंट रहता है। क्लियर है इतनी चीजें। 55% हमारी लिक्विड रहता है, 45% हमारा सॉलिड रहता है। इतना आया समझ में। तो इसका काम कौन करेगा, यहाँ पे प्लाज्मा, तो लिख लेना प्लाज्मा किस किस को ट्रांसपोर्ट करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट, वेस्ट का मतलब समझ रहे हो, जो हमारे अनवांटेड सब्सटेंसेस थे, और एक और था फूड, एक और क्या था, फूड। ये एनसीईआरटी की लाइन है और वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि क्वेश्चन पूछता है कि तो फिर फूड, फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और अपना न्यूट्रिशनस वेस्ट का ट्रांसपोर्ट कौन करेगा, तो क्या करेगा, प्लाज्मा करेगा। आरबीसी का काम क्या करेगा, आरबीसी क्या, ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करेगा। मैं यहीं चल रही हूँ, आपके सामने ही एक एक पॉइंट को उठा के पढ़ाती जा रही हूँ। इतना क्लियर है, इसको बना लो, 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, इसको आप बनाइए और इस चीज को लिख लीजिए, इसके नीचे ही लिख लीजिए। भले ही आप ये नहीं लिखेंगे, सीरम और फिब्रिनोजन, दिस इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन, मैं बता दूंगी, दैट विल बी ओके, बट इतना चार्ट बना के ये लिखिए एक में। बना लिया इतना आपने, इतनी चीजें क्लियर है। हम प्लाज्मा पे थे, जो हमारा लिक्विड फॉर्म है ब्लड का, दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। किसकी वजह से हो रहा है, प्लाज्मा की वजह से हो रहा है। इतना आपको समझ में आ रहा है। अब एक बार देखना, कभी जब ब्लड टेस्ट होता है ना, सीबीसी टेस्ट बोलते हैं जिसको, हम जो करवाने जाते हैं ये देखने के लिए कि हमारे अंदर खून की कमी है, जितने भी ब्लड कंपोनेंट्स है वो बैलेंस फॉर्म में है कि नहीं। तो वो क्या करता है, इंजेक्शन से 10 ml लेता है और उसको पहले देखना वो हिलाता है। वो ऐसे करके लिखेगा ना, क्या उसके हैबिट में हिलाना, नहीं, वो इंटेंशनली करते हैं, हिलाता है और उसको ऐसे रख देता है, जो उसके ऐसे ट्रे रहती है। तो आप जब देखोगे ना, उसमें जो इस तरह का ट्यूब रहेगा, उसमें जो ऊपर ऊपर का जो पार्ट रहेगा, मैं इसको ऐसे ड्रॉ करती हूँ, एक सेकेंड, ऑरेंज लेती हूँ, ठीक है। और जो मैं ये वाला पार्ट ऊपर ऊपर क्या दिखेगा आपको, येलो येलो दिखेगा, नीचे नीचे क्या दिखेगा, रेड रेड दिखेगा। क्लियर है कि नहीं, नीचे क्या दिखेगा, रेड दिखेगा। और यहाँ पे हमें कुछ कुछ चीजें, कुछ कुछ मिसलेनियस कलर्स में सपोज ऐसा ऐसा कुछ करके दिखेगी। तो ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, इसलिए होता है क्योंकि जो प्लाज्मा का कलर है, जो प्लाज्मा का कलर है वो किसकी वजह से होता है, वो कैसा होता है, येलो कलर का होता है। कैसा होता है, येलो कलर का होता है। तो हमें यहाँ से प्लाज्मा के बारे में एक और पॉइंट पता चला, इसका कलर कौन सा होता है, येलो कलर का होता है। तो मैम जब आपने बोला कि हमेशा जो कलर रहता है दैट इज जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट, आरबीसी के लिए अगर हीमोग्लोबिन जरूरी है तो येलो कलर के लिए क्या है, येलो कलर की क्या है, येलो कलर के लिए ये भी एक अपने लिए पिगमेंट जरूरी होता है, बिलिरियन। ओके, अब इसको अगर नहीं याद करोगे तो भी चल जाएगा, ठीक है। बस इसके लिए भी एक पिगमेंट की जरूरी होता है ना। इसका एग्जाम्पल होता है बिलिरिनोजन करके एक नाम होता है, जो इसके पिगमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो भी एक काइंड ऑफ प्रोटीन रहता है जो येलो कलर के लिए, पेल येलो कलर जो होता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमें यहाँ पे दूसरी चीज पता चली, प्लाज्मा का कलर। क्या पता चला, प्लाज्मा का कलर। फिर पता चला वो क्या क्या ट्रांसपोर्ट करता है, वो हमारे लिए कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट करता है, हमारे लिए फूड करता है, और हमारे लिए नाइट्रोजनस वेस्ट था उसको फ्लो पूरे बॉडी में बनाए रखता है। यहाँ तक चीजें क्लियर हुई, ये आया समझ में, आया समझ में। अब मैम ये क्या लिखा है, आप सिर्फ इसके बारे में पढ़ लो कि फिब्रिनोजन एक प्रोटीन रहता है,
अब जब प्लाज्मा फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो प्रोटीन भी तो करेगा ना, प्रोटीन कहाँ जाएगा, प्रोटीन भी तो उसी का पार्ट है तो करेगा। अब कौन कौन से प्रोटीन करेगा, बेसिकली 4 टाइप्स के प्रोटीन होते हैं, ग्लोबुलिन, फिब्रिनोजन, इस तरह के नाम रहते हैं। आप अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आप सिर्फ ये पॉइंट याद कीजिए कि फिब्रिनोजन नाम का जो प्रोटीन है जब वो ट्रांसफर करता है तो वो क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो हमारे लिए ब्लड क्लॉटिंग का काम करता है। फिब्रिनोजन किससे करेगा, ब्लड क्लॉट का काम करेगा, ठीक है। दिस इज अ पार्ट काइंड ऑफ प्रोटीन जो क्या करेगा, ब्लड क्लॉट करेगा। जब हमें लग जाता है ना तो थोड़ी देर बाद खून अपने आप बंद होने लगता है और हमें एक लेयर सी नजर आती है, दैट इज वो लेयर बनाने का काम कौन करता है, फिब्रिनोजन करता है। इतनी क्लियर है चीजें, क्लियर है इतनी चीजें। अब मैम आप बोलोगे तो प्लेटलेट्स भी करते हैं, करता है, पर हर एक उसमें भी तो जरूरी है ना, उसमें जो प्रोटीन है वो उसका काम ये कर रहा है। क्लियर है इतनी चीजें क्लियर है इतनी चीजें। तो सारे जो प्रोटीन्स हैं, जितने भी टाइप ऑफ प्रोटीन है, ग्लोबुलिन हो गए, फिब्रिनोजन हो गए, ये जितने भी प्रोटीन्स हैं इनके अपने अपने काम रहते हैं। ग्लोबुलिन का काम रहता है स्किन को ग्लो करने का काम, बोलते हैं ना दूध पीने से या पीने से क्या होता है, हमारी स्किन ग्लो करती है, ठीक है, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो क्यों, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस काइंड ऑफ प्रोटीन। बहुत डिटेलिंग में नहीं जाना है, वी आर टॉकिंग अबाउट प्लाज्मा। प्लाज्मा में हमने सिर्फ और सिर्फ ये याद करना है कि हमारा फूड कार्बन डाइऑक्साइड नाइट्रोजन वेस्ट का ट्रांसपोर्ट कौन करता है, प्लाज्मा करता है, पेल येलो कलर का होता है, और लिक्विड फॉर्म में जो हमारा ब्लड रिस्पॉन्सिबल है, दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ प्लाज्मा। आया इतना समझ में। रेड ब्लड सेल्स में बात करी थी, रेड ब्लड सेल्स में क्या बात करी थी हमने, हेमोग्लोबिन की वजह से रेड कलर रहता है, वो 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन को ले जाता है, उसको ले जाना है, इसलिए उसका शेप को बायकॉन्केव या बोल सकते हैं डिस्क फॉर्म में रहता है। उसमें कोई सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट नहीं रहती है। इनफैक्ट न्यूक्लियस इज ऑल्सो नॉट प्रेजेंट ऑन आरबीसी, क्योंकि वो अपना दिमाग ना लगा सके। क्लियर है, और वो अपना ऑक्सीजन का सप्लाई करता है। अब क्लियर है इतनी चीजें। अब हम आते हैं डब्ल्यूबीसी पे, ल्यूकोसाइट्स पे। ल्यूकोसाइट पे इसको बॉडी गार्ड सेल, फाइटर सेल, सोल्जर सेल, बहुत सारे नाम दिए गए हैं। क्या दिए गए हैं, फाइटर सेल, बहुत सारे अपने बॉडी गार्ड सेल। क्योंकि क्या करता है, आप जब देखना, आप जब जाते हो ना, बहुत डस्ट में आते हैं, जाते हो या कहीं कुछ डस्ट एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट रहती है तो छींक आ जाती है एकदम से। तो क्या वो छींक जो आ रही है उसके लिए कहीं ना कहीं बैक ऑफ द एंड कोई हमें बोल रहा है, गाइड कर रहा है कि जो डस्ट पार्टिकल है दिस इज नॉट गुड फॉर योर हेल्थ, ये हमारे लिए अनवांटेड है। तो वो जो बातें आपस में हो रही है ना कि ये नहीं करेगा, तुम उसको छींक के फॉर्म में कन्वर्ट करो, ये करो, ये सब कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। क्या करेगा, जितना भी एक्सटर्नल है, जितने भी एक्सटर्नल चीजें आती हैं वो उसको हमारी बॉडी में एंटर करने से रोकता है। एक्सटर्नल हार्मफुल पार्टिकल्स रहते हैं, उसको क्या, वो काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी। इनफैक्ट लिविंग और नॉन लिविंग कोई बैक्टीरिया और वायरस भी आता है ना, तो उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी को अलर्ट करने का काम कौन करता है, डब्ल्यूबीसी करता है। कि अपने पास कोई दुश्मन आ गया, वी हैव टू फाइट, रेडी हो जाओ, जल्दी जल्दी बनाओ। आरबीसी को गाइड करेगा, किसी को करेगा कि जल्दी जल्दी बनाओ। जैसे ही देखना आपका सीबीसी टेस्ट होता है ना, सबसे पहले सीबीसी टेस्ट होता है ना, कभी बीमार पड़ जाते हो, वायरल होता है, तो आप देखना क्या बोलते हैं, नहीं बीमारी सीरियस है, इसका डब्ल्यूबीसी कम है, बोलते हैं ना डब्ल्यूबीसी कम है, डब्ल्यूबीसी काउंट कम है। काउंट कम है इसका मतलब कि आपकी बीमारी से लड़ने की क्षमता उसमें नहीं है, उसमें कम हो रही है, इसकी वजह से तो आप बीमार हो रहे हो। तो ये सब डब्ल्यूबीसी क्या करता है, हमें फाइट करता है अगेंस्ट एक्सटर्नल बॉडीज, चाहे वो लिविंग के फॉर्म में, नॉन लिविंग के फॉर्म में हो, ताकि हमारी बॉडी को प्रिपेयर कर सके उस एक्सटर्नल ऑर्गन से। इतनी चीजें क्लियर है, आया काम डब्ल्यूबीसी का समझ में। आरबीसी शांति से लाल कलर का अपना बिल्कुल खून को, ऑक्सीजन को ले जाते हुए कर देगा ब्लड के साथ मिक्स होके। अब ये सब किसमें प्रेजेंट है, ब्लड में ही प्रेजेंट है, ब्लड में ही प्रेजेंट है, ब्लड में ही प्लाज्मा भी प्रेजेंट है, आरबीसी भी प्रेजेंट है और डब्ल्यूबीसी भी प्रेजेंट है। अब मैम डब्ल्यूबीसी का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा होता है, आपने तो बताया ही नहीं, आपने तो बताया नहीं डब्ल्यूबीसी का कैसे होता है। आरबीसी का तो आपने बताया था कॉन्केव होता है, न्यूक्लियस नहीं रहता है, तो क्या डब्ल्यूबीसी का भी ऐसा रहता है, डब्ल्यूबीसी को कोई स्ट्रक्चर नहीं रहता है, उसका कोई शेप नहीं रहता है, जैसे अमोइबा रहता है ना, शेपलेस होता है, सेम डब्ल्यूबीसी करता है। अब जैसे अमोइबा क्या करता है, करता था ना अपना शेप चेंज करके, सीडोपोडिया को अपने उससे एक्सटर्नल पार्टिकल को लेता था और उसको खत्म करता था, सेम डब्ल्यूबीसी का भी तो वही काम है। इसलिए अगर वो शेप स्टिफ हो जाएगा तो क्या वो उसको
पार्टिकल्स के साथ कोऑर्डिनेट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा ना, तो वो उसको धोखा तो देगा, अपने आप को चेंज करता रहेगा, कभी ऐसे तो कभी वैसे, ताकि वो दुश्मन को भी पता नहीं चल पाए कि हमारे लिए क्या स्ट्रेटेजी प्लान हो रही है। दिस इज जस्ट अ लैंग्वेज जो था, रफ लैंग्वेज, ताकि आपको समझ में आए। क्लियर है? तो ध्यान रखना, डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं होता है। क्या इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है? क्या इसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है? ऑब्वियस सी बात है, इसमें प्रेजेंट रहेगा, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा। इसको तो अपने हथियार चाहिए, इसका आरबीसी जैसा सीधा सीधा काम नहीं है कि ऑक्सीजन को ले जाके देना है, मुझे कोई नहीं है, अंदर का काम नहीं कर रहा है, इसको तो बाहर चीजें चाहिए, बाहर के लोगों से फाइट करना है, तो वो अपने सारे हथियार लेगा। इसका मतलब सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे, सब सारे सेल ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट रहेंगे। ठीक है, इसोनोस्ट्रिल्स, इस तरह के करके कुछ नाम रहते हैं जो डब्ल्यूबीसी के टाइप्स रहते हैं। अभी जाना जरूरी नहीं है हमारे लिए, ना ही इतना डिटेलिंग में कोर्स में है, तो जस्ट मैं आपको डब्ल्यूबीसी को समझा रही हूँ। आपको आ रहा है, आपको आ रहा है डब्ल्यूबीसी का समझ में कैसा रहेगा? और अपना ये, और यहाँ कलर कैसा रहेगा? दिस इज कलरलेस। क्या बोल सकते हैं? दिस इज कलरलेस। डब्ल्यूबीसी कैसे बोलते हैं? कलरलेस होता है। आया समझ में? प्लाज्मा पेल येलो, आरबीसी रेड, डब्ल्यूबीसी कलरलेस। ठीक है, प्लाज्मा का तो शेप कैसे होगा? वो तो लिक्विड फॉर्म में है, आरबीसी का बायकॉन्केव होगा, और डब्ल्यूबीसी का कैसे होगा? डब्ल्यूबीसी इज अ शेपलेस। आया समझ में? क्लियर है? ये लिक्विड फॉर्म में है, और अपना ये ब्लड कॉर्पस है, ये कैसे फॉर्म में है? ये अपना कैसे है? ये अपना सॉलिड फॉर्म में है। अब एक और आया प्लेटलेट्स, थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स का अच्छा कई बार डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछ लेते हैं कि एरिथ्रोसाइट्स किसको, थ्रोम्बोसाइट्स किसको बोलते हैं, तो ये सब किसको बोलते हैं, ये आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना ही लिखा है। इसका आप नहीं भी याद करोगे ना तो भी चल जाएगा, इसको आप पढ़ लेना। ठीक है, तो प्लेटलेट्स का क्या होता है? आपने देखा है कि जब आप बीमार पड़ते हैं ना तो सबसे पहले प्लेटलेट्स गिरने लगते हैं। डेंगू होता है तो बोलते हैं ना प्लेटलेट्स का काउंट कम हो रहा है, तो प्लेटलेट्स का काउंट कम हो रहा है, तो क्या होता है? ये वो पार्टिकल्स है जो हमारे उसमें बॉडी में जरूरी है, हमारे ब्लड में सर्कुलेशन ना करने के लिए। अब क्या मतलब है कि अगर प्लेटलेट्स का काम क्या है कि जो जगह जगह खून का थप्पा जम जाता है ना, ब्लड क्लॉट्स होने लगते हैं, उसको रोकने के लिए, फ्लो को बनाए रखने के लिए, फ्लो को बनाए रखने के लिए क्या जरूरी है? हमारे प्लेटलेट्स जरूरी है। अगर नहीं होगा तो हमारा ब्लड सर्कुलेशन नहीं होगा। अगर प्लेटलेट्स का काउंट गिर जाएगा तो मतलब हमें खून की कमी होने लगेगी। बोलते हैं ना डेंगू में अक्सर खून चढ़ने लग जाता है, कि प्रॉपर फ्लो नहीं होने लगेगा। आया समझ में? इतना आपने समझा चीजों को, कोई दिक्कत? अब मैं एक चीज और समझा दो मुझे कि ये किस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं। आपने इसका तो बता दिया कि 90% 92% अप्रोक्स प्लाज्मा रहता है। अब ये जो 45% है ये किस रेशियो में प्रेजेंट रहते हैं? तो सबसे ज्यादा अगर हम काउंट वाइज बात करें तो सबसे ज्यादा किसके रहते हैं? काउंट आरबीसी का रहेगा। आरबीसी का अगर हम काउंट वाइज बात करें तो काउंटिंग सबसे ज्यादा किसकी रहेगी? आरबीसी की रहेगी। फिर किसकी रहेगी? प्लेटलेट्स की रहेगी। क्लियर है? फिर किसकी रहेगी? प्लेटलेट्स की रहेगी। और फिर किसकी रहेगी? डब्ल्यूबीसी की रहेगी। आया समझ में? आया समझ में? डब्ल्यूबीसी का काउंट सबसे कम रहता है, आरबीसी का मिलियंस में रहता है, 10 लाख, इसका 1 लाख है ना, 1 लाख में रहेगा, मिलियंस, लाख, और ये अपना उसमें थाउजेंड्स में रहेगा। क्लियर है? अगर साइज की बात करें तो डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा रहता है, डब्ल्यूबीसी का साइज सबसे बड़ा रहता है, फिर हमारा आरबीसी आता है, फिर प्लेटलेट्स आता है। आपसे ये याद रखना कि साइज किसका बड़ा रहता है? डब्ल्यूबीसी का बड़ा रहता है। आया समझ में? आया समझ में? बेसिक चीजें हैं, कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में आपको मिल जाएगी। ये 1 मार्क्स क्वेश्चन मैंने यहाँ पे बहुत सारे कवर कर दिए, क्योंकि आपके इसमें देखो जो मैं जितना समझा रही हूँ ना, आपको ब्लड के बारे में भी इतना नहीं पूछेगा, ज्यादा से ज्यादा पूछेगा कि ब्लड के 2 फंक्शन समझा दो, आरबीसी किसकी वजह से होता है। पर आपको कहाँ क्वेश्चन जो लॉन्ग कॉन्सेप्ट किस में मिलेंगे? डायग्रामेटिक फॉर्म में मिलेंगे कि हार्ट का एक्सप्लेन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, या बोलेंगे ड्रॉ डायग्राम ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, इतना ही बोलेगा। तो वहां आपको पता है कि आपको हार्ट का डायग्राम बनाना, ब्लड का तो डायग्राम बना के नहीं आओगे ना, ऑब्वियस ही बात है। तो आया आपको समझ में? आपको ये फ्लो चार्ट पता होना चाहिए अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि आप छोटे छोटे क्वेश्चंस का आंसर कर सको। इतना आया समझ में? जो चीज मैंने बोली ज्यादा मत पढ़ना, अभी याद नहीं हो पाएगी आपको, जितना मैंने बोला उतना आप अच्छे से करो, उतने आपका काम हो जाएगा। अब वही बोला है, रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं कि सर्कुलर बाइकॉन्केव डिस्क शेप होता है, अपीयर रेड ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। व्हाइट ब्लड सेल्स लार्ज रहता है, मैंने बताया था ना साइज वाइज, न्यूक्लिएटेड रहता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है,
WBC में और कलरलेस में, तीनों चीजें आपको बता दी। प्लेटलेट्स का बताया सेल फ्रेगमेंट्स के फॉर्म में रहता है, मतलब टुकड़ों के फॉर्म में रहता है। फंक्शन इन ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड क्लॉटिंग मतलब कि एक तो वो क्लॉटिंग के भी काम आएगा, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, और दूसरा थप्पा ना जमे उसका भी अपनी जो रहता है फ्लुएंसी मेंटेन है उसके लिए भी हेल्पफुल रहता है। अब पर इसका बेसिक फंक्शन क्या रहेगा, ब्लड क्लॉटिंग रहेगा। क्लियर है। और अगर प्रोटीन पूछा जाए तो फिब्रिनोजन बोलना। आया समझ में। फंक्शन क्या है ब्लड का मतलब मैं तीनों सब कंपाइल कर रही हूँ। डिलीवर O2 न्यूट्रिएंट्स टू ऑल बॉडी सेल्स। O2 कौन करेगा, आरबीसी। O2 कौन करेगा, आरबीसी। सारे न्यूट्रिएंट्स कौन करेगा, प्लाज्मा। क्लियर है, प्लाज्मा। अब ट्रांसपोर्ट वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम सेल टू फॉर एलिमिनेशन, ट्रांसपोर्ट हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, ये सब कौन कर रहा है, कहाँ, प्लाज्मा कर रहा है। मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रीब्यूट हीट, मेंटेन पीएच, मेंटेन। अच्छा, ब्लड कैसा होता है, एसिडिक होता है कि अल्कलाइन होता है, अल्कलाइन। ब्लड हमेशा अल्कलाइन नेचर का होता है। आया 1 मार्क्स क्वेश्चन में तो लेस देन 7, 6.8 अप्रोक्स इसकी वैल्यू रहती है। तो आप क्या बोलोगे कि ब्लड कैसा रहेगा, हमारा अल्कलाइन नेचर का रहेगा। मेंटेन फ्लूइड वॉल्यूम, प्रिवेंट ब्लड लॉस, क्लॉटिंग कर रहा है ना, प्लेटलेट्स बोल रहे हैं ना कि क्लॉट को करना है, पता चला लग जाए तो निकलते ही जाते हैं। प्रिवेंट इन्फेक्शन, WBC की वजह से, क्योंकि वो एंटीबॉडीज के थ्रू फाइट कर रहा है। आप बोलोगे मैम अभी तक तो हम RBC को हीरो समझ रहे थे, हीरो तो कोई और ही निकला। ठीक है, तो आया समझ में। हमारे अंदर हमें लड़ता है बीमारियों से, वो कौन करता है, WBC करता है। अगर क्वेश्चन है 1 मार्क्स में, मैं बार बार 1 मार्क्स में इसलिए फोकस कर रही हूँ क्योंकि आपके लिए जो 1 मार्क्स रहेगा ना वो बहुत गेनिंग टॉपिक रहता है, उसमें आपको टिक करना रहता है, आपके पास आंसर रहेंगे। कहीं ना कहीं अगर मुझसे स्टोरी समझते रहोगे तो कहीं ना कुछ याद रह जाएगा, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम लिख भी रहे हैं, अगर आप नोट्स बना रहे हैं, हम सुन भी रहे हैं और हम देख भी रहे हैं, तो आपके माइंड में ज्यादा अच्छे से पिक्चर क्लियर हो पाएगी। तो आप हो सकता है चांसेस हमारे जो है थोड़े बढ़ जाए, डेफिनेटली बढ़ेंगे ही। तो मतलब है ना कि हमारा राइट आंसर के चांसेस बढ़ जाए, क्योंकि हम स्टोरी के फॉर्म में याद करते हैं, इसको रिलेट कर करके चीजों को याद करते हैं। अब क्या होता है, अब जो हमारा ब्लड रहेगा वो आप देखोगे दो पार्ट से होते हुए जाता है। उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा है, ट्रांसपोर्टेशन के 2 पार्ट में डिवाइड करा है। एक डिवाइड करा है आर्टरी, ब्लड वेसल्स क्या बोलते हैं, ट्यूब्स इन विच ब्लड फ्लोज। ट्यूब बोला ना, वेसल्स मतलब जो ट्यूब के फॉर्म में है। अब ट्यूब कैसी होती है, 2 तरह की होती है, आर्टरी होती है और वेन्स होती है। ठीक है, आर्टरी होती है और वेन्स होती है। अब वेन्स हमेशा कैसा रहेगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। वेन्स कैसा कैरी करेगा, डीऑक्सीजनेटेड, मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट रहेगा। मैंने लास्ट लेक्चर में समझाया था कि हमारे इसमें ब्लड का कलर ब्लू से शो करेंगे, मतलब ये नहीं कि हमारा खून ब्लू कलर का हो गया कुछ, इसका मतलब ये होता है कि उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ब्लड में ऑक्सीजन प्रेजेंट है, उस ब्लड की ट्यूब में ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो वेन्स हमेशा क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड करेगा ब्लड। क्लियर है। और आर्टरी कैसा करेगा, ऑक्सीजनेटेड। आर्टरी हमेशा ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करेगा। अभी इतना समझ लो। अब हम अगर इसके आगे पल्मोनरी लगा दें, पल्मोनरी आर्टरी कर दे या पल्मोनरी वेन्स कर दे, तो क्या होगा, ये अपना काम उल्टा करने लगेगा। और एक्सेप्शन हमेशा एक होता है, लिमिटेड होता है, इसलिए एक ही पल्मोनरी आर्टरी और एक ही पल्मोनरी वेन्स अपन को मिलेगी। क्या करेगी, अगर मैंने पल्मोनरी आर्टरी लिख दिया, इसका मतलब मैं क्या बोल रही हूँ कि उसके अंदर जो ब्लड कैसा हो जाएगा, वो डीऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और अगर मैं पल्मोनरी वेन लिख रही हूँ तो इसका मतलब हो जाएगा कि मेरा जो ब्लड हो जाएगा वो ऑक्सीजनेट हो जाएगा। रटो मत, मैं अभी पूरा समझाऊंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। आया। पर ब्लड जिस रास्ते से जा रहा है, जिस ट्यूब से जा रहा है, उसको हमने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। ब्लू, ये पार्ट ब्लू दिख रहा है आपको, ये आप डायग्राम ध्यान है, इसको आप कर लेना। ये आपको शायद आपकी बुक्स में, एनसीईआरटी में नहीं मिले, इसको आप बना लोगे तो आपको एक तो बनाना आसान हो जाएगा, हार्ट का डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, इससे आप पूरा अपना ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम समझा दोगे। आपको ये ट्यूब्स है, ट्यूब के फॉर्म में दिख रहा है, कैसा है, एक तरफ ब्लू है, एक तरफ रेड है। ब्लू मतलब ऑक्सीजनेटेड, रेड मतलब रेड मतलब अपना ऑक्सीजनेटेड और ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड। क्लियर है। अब अपन आते हैं, ये वही चीज लिखी है, कैपिलरीज किसके लिए होती है, कैपिलरीज मतलब कि उसमें
लंबे लंबे मतलब एक बोलते हैं ना स्पेस रहती है, हॉलो शेप रहता है, वो इसलिए कि अपन एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें, ठीक है। कैपिलरीज हम क्या करते हैं, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर सकें। अब इतना समझो, इस डायग्राम को बिल्कुल ध्यान से समझना। मैं इसका देखती हूँ, इसका और कोई है क्या, नहीं है, ठीक है, हम यहां से ही समझते हैं। सब भूल जाओ 5-10 मिनट के लिए और मेरे साथ हो जाओ, आपको हार्ट का पिक्चर बिल्कुल बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ये आप सर्कुलेटरी समझ रहे हो, फ्लो कर रहे हो। मुझे 2 ट्यूब दिख रहे हैं, ब्लू और रेड, क्लियर है। जो मैंने बात बोली वो आप डायग्राम में देख पा रहे हो, ठीक है। एक ब्लू कलर का है, एक रेड कलर का है। ब्लू क्या कर रहा है, ब्लू क्या कर रहा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी कर रहा है, और रेड क्या कर रहा है, ऑक्सीजनेटेड कैरी कर रहा है। इतना समझ में आया। फिर मैम आपने एक बोला था कि एक पल्मोनरी लगा देंगे तो क्या होगा, पल्मोनरी लगा देंगे तो मतलब वो काम उल्टा करेगा, तो इसलिए आप देखना यहाँ रेड है, पर क्या बोला है हमने, पल्मोनरी वेन। क्या बोला है, पल्मोनरी वेन बोला, पर कैसा है, रेड कलर का शो हो रहा है। और ये क्या बोला है, पल्मोनरी आर्टरी, जो कैसा शो हो रहा है हमारा, ब्लू कलर का हो रहा है, मतलब यहाँ पे उल्टा है। अब ये उल्टा क्यों है, उल्टा क्यों है समझना, कि जो आर्टरी और वेन्स की मैंने बात करी है, वो क्या कर रहा है, वो हार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ रहा है, हार्ट को दूसरे बॉडी पार्ट से जोड़ रहा है। ब्लड मेरे को लीवर में भी भेजना है, किडनी में भी भेजना है, स्टमक में भी भेजना है, सब जगह भेजना है। और कुछ रिलेशन वो अपने लंग्स के साथ भी तो बनाएगा ना, लंग्स के साथ भी तो कुछ हिडन रिलेशन बनाएगा, क्योंकि हार्ट का क्या काम है, सिर्फ वो पंप कर रहा है, एक प्रेशर प्रोवाइड कर रहा है, पर वो ब्लड को जो ऑक्सीजन को भेजने लायक बनाने का जो काम कर रहा है, वो काम कौन कर रहा है, लंग्स। लास्ट लेक्चर में पढ़ा था, रेस्पिरेशन में पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, कि वो क्या कर रहा है, लंग्स क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को देता है और ऑक्सीजन को अपने पास से लेके वापस एक्सहेल करता है ना। तो मतलब लंग्स इंपॉर्टेंट है। तो जब हम, ये हमारा हार्ट है, अभी और डिटेल एग्जाम डायग्राम आपको दिख जाएगा, ये मेरा हार्ट है और ये मेरा क्या है, लंग्स बना हुआ है। जब इसके रिलेशन में मैं बात करूंगी ना, जब हार्ट मेरा लंग्स के साथ अपने बातचीत करेगा, तो वो हमेशा अपने उससे उल्टा रहेगा। क्लियर है, ये यहाँ से एरो जा रहा है, इतना क्लियर है। मतलब अगर मैं लंग्स और हार्ट के बीच में रिलेशन में बात करूंगी, तो पल्मोनरी आर्टरी मेरा उल्टा काम करेगा। क्यों, क्या करेगा, डीऑक्सीजनेटेड को ले जाएगा और वेन के ऑक्सीजनेटेड को ले जाएगा। आया समझ में। अब जो हार्ट है वो क्या करेगा, अब उसको ऐसा तो नहीं है। अब एक चीज सबसे पहले ये समझना कि कुछ भी चीज को फ्लो बनाने के लिए, किसी भी चीज का फ्लो बनाने के लिए हमें एक प्रेशर का डिफरेंस क्रिएट करना होगा। जैसे अगर हमें कुछ चीजें हमें फॉल करवानी है, किसी चीज को, पानी को हमें फैलाना है, तो हम बिल्कुल फोर्स के साथ बकेट लेंगे, एक प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं, तो क्या होगा, हमेशा पानी क्या होगा, जहां हमारा हाई प्रेशर था वहां से जाते जाते लो हो जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना, यहाँ पानी फेंका एकदम तेजी से, तो स्टार्टिंग में तो स्लो गया, बाद में तेज हो गया। क्या होता है, हमारा लिक्विड का फ्लो कब होगा, जब डिफरेंस होगा प्रेशर में। और कैसे फ्लो होगा, हमेशा हाई टू लो होगा, हाई टू लो होगा। अगर उसको अपने बॉडी पार्ट में ब्लड को सर्कुलेट करना है, तो उसके लिए अपना प्रेशर क्रिएट करना पड़ेगा। हार्ट क्या कर रहा है, वही काम कर रहा है, एक हाई प्रेशर क्रिएट कर रहा है, ब्लड को प्रेशर दे रहा है कि तू पंप कर रहा है। पंप के थ्रू क्या होता है, पंप कर रहे हैं ताकि वो अपने ब्लड को फ्लो करे। पिचकारी देखिए ना कैसे होती है, अपन उसको खींचते हैं, करते हैं, फिर बार बार उसको पुश करते हैं, प्रेशर देते हैं कि और पानी को कर रहे हैं। सेम आप कहीं ना कहीं समझ लेना, ये काम हार्ट का कर रहे हैं। अब बात इतनी हुई, अब क्या उसको हार्ट जो है एक ही डायरेक्शन में देगा, एक ही डायरेक्शन में, क्या नीचे ही हमें जरूरत है, ऊपर नहीं है, तो उसको प्रेशर ऐसा क्रिएट करना पड़ेगा कि वो जो रहेगा ब्लड जो रहेगा हमारा, नीचे भी फ्लो हो, ऊपर भी फ्लो। क्लियर है। इसलिए आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे 2 डायरेक्शन आया। ये तो हमारा पल्मोनरी वेन का गया, जब हमने ये पल्मोनरी वेन का गया, क्लियर है। वहीं अब जब ये यहाँ से हार्ट से जो आया हमारा रेड है, मतलब कैसा है, O2 है, O2 है, ऑक्सीजनेटेड है, मतलब O2 है। तो ये क्या करेगा, ऊपर भी फेंकेगा, नीचे भी फेंकेगा। डायग्राम याद करने का भी तरीका बता रही हूँ कि याद कैसे करना है। सबसे पहले हार्ट बनाना, ऊपर लंग्स बनाना। क्लियर है, हार्ट बनाना, ऊपर लंग। अब हार्ट को प्लीज फॉर द गॉड सिक ऐसे बना के मत आ जाना एग्जाम में, ठीक है। ऐसा नत बना देना, कुछ भी बना देना, पर ये स्टेप मत बना के आना, ठीक है। ये हार्ट है, ऊपर लंग्स है। क्लियर है। सबसे पहले आपने हार्ट बनाया, लंग्स बनाया, फिर आपने बोला
कि मैम ने बोला था कि सब जगह तो मेरे आर्टरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड और वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, पर लंग्स से वो कुछ अलग रिलेशन मेंटेन करती है। मतलब लंग्स में जो मेरी एरो जाएगी, जो मेरी ट्यूब जाएगी लंग्स में, वो पल्मोनरी वेन होगी, और यहाँ पे जो आएगी वो पल्मोनरी आर्टरी हो जाएगी। मतलब ब्लू कलर वाली ऑक्सीजनेटेड क्या हो जाएगी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मेरा आर्टरी करेगा, और ऑक्सीजनेटेड कौन करने लगेगा, वेन करने लगेगा, काम उल्टा करने लगेगा। क्लियर है इतनी चीजें? लंग्स के साथ इसके रिलेशन थोड़े डिफरेंट थे, एक्सेप्शनल थे, सिर्फ याद करने के हिसाब से। अब फिर आप क्या बनाओगे, एक और एरो ड्रॉ करोगे, ट्यूब ड्रॉ करोगे, एक और लाइन ड्रॉ करना। वो लाइन मैंने मैम ने बोला था कि अब सारे बॉडी पार्ट्स में जाएगा तो ऊपर की तरफ जाना, तो हार्ट से ऊपर की तरफ रफली लिख देना हेड और आर्म्स, और लंग्स, लंग्स भी ऊपर की तरफ है ना था, लंग्स तो आपने बना ही लिया था, ऊपर की तरफ हेड और आर्म्स लिख देना। क्लियर है? लंग्स के तो साथ हमारा रिलेशन ही अलग है। और नीचे की तरफ फिर आप देखोगे लीवर, स्टोमक, अब ये याद हो गया होगा डाइजेशन के टाइम पे, लीवर, स्टमक, किडनीज और लोअर बॉडी लेग्स नीचे है, ये हमारे लोअर बॉडी पार्ट्स में हमने ये बना दिया। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीजें? अब जब यहाँ से आया, यहाँ पर आपने इतना खेल बना दिया, कर दिया, ये मेरा ऑक्सीजन आया, हार्ट ने ऑक्सीजन को भेजा, पंप करा मेरे। क्लियर है? हार्ट ने ऑक्सीजन को भेजा, पंप करा मैंने, और उसको ऊपर भेजा और नीचे भेजा ब्लड के थ्रू। क्लियर बना? अब लीवर भी डाइजेशन कर रहा है, एनर्जी निकाल रहा है, वहां से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। क्लियर है? स्टमक से भी कुछ कार्बन डाइऑक्साइड का मतलब कुछ ना कुछ एनर्जी होगी, और उससे काम की चीज लेगा, डाइजेशन करेगा, बाकी उसको एक्सेल करने के लिए ब्लड को दे देगा। किडनी भी ऐसे करेगी, एक्सक्रीट करेगी वेस्ट को, और लेग्स में, मतलब जहां जहां बॉडी फंक्शनिंग हुई उसने ऑक्सीजन को लिया, ला दे तो मुझे ऑक्सीजन को दे, और क्या करेगा, वेन मतलब डीऑक्सीजनेटेड मतलब जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड है उसको भेजेगा वापस। उसने अपने काम की चीज ली, ऑक्सीजन को, इसका कार्बन डाइऑक्साइड को वापस भेजा। यहाँ तक क्लियर है? सिमिलरली किडनी भी ऐसा काम करेगा, और ये लोअर बॉडी लेग से जितने भी है सब ऐसा काम करेंगे। अब ये आपस में ध्यान रखना, ये आपस में ध्यान रखना, ये जो लीवर और स्टमक है ये आपस में कनेक्टेड रहेंगे, क्योंकि लीवर मैंने पढ़ा था ना, गॉल लीवर क्या करता है, एक बाइल जूस क्रिएट करता है, मतलब वो स्टमक में ही भेज रहा है। तो क्या करना, लीवर और यहाँ पे जो ये काम करना, ये इसमें बनाना और लिखना हैप्टिक पोर्टल वेन बना देना। क्लियर है? अब सिर्फ इतना बना लेना, आपको आया समझ में? यहाँ पे हम छोड़ भी दोगे ना वाला पार्ट तो भी हो जाएगा। आया समझ में? स्टमक अब गया। अब यहाँ से, अब जो यहाँ की जो ट्यूब्स होंगी कौन से कलर की होगी, ब्लू कलर की, मतलब क्या हो गया, अब मेरे सारे बॉडी पार्ट से जो ऑक्सीजन तो यूज कर लिया, बचा हुआ है प्रोडक्ट मेरे पास भेजने लग गए, इस ट्यूब में भेजने लगे। तो और ये ट्यूब जा रही थी, ये ट्यूब जा रही थी मेरी ये सबसे ट्यूब थी, क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड था, तो इसको क्या हो गया, डीऑक्सीजनेटेड हो गया, ऑक्सीजन तो मेरा निकल ही गया इससे, यहाँ पे ऑक्सीजन था। अब जो सबसे लार्जेस्ट ट्यूब है, लार्जेस्ट ट्यूब रहेगी हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम की, क्यों रहेगी, क्योंकि वो वहां से निकल के सब जगह पहुंचा रही है, उसको हम क्या बोलेंगे, अयोटा। क्या बोलते हैं, अयोटा। आया समझ में? तो ये यहाँ से बनाया और इसको इधर उधर भेज दिया, तो यही क्या हो गई हमारी, क्या हुई, अयोटा। सबसे लॉन्गेस्ट ट्यूब है, इसको थोड़ी ना बोलोगे अयोटा, इसको नहीं बोलोगे ना, जो एक लॉन्गेस्ट ट्यूब निकली सब तक पहुंचा रही है वो क्या हो जाएगी, हमारी अयोटा। सिमिलरली जो सारे बॉडी ऑर्गन से, सारे बॉडी पार्ट से कार्बन डाइऑक्साइड ले रही है, लेकर जा रही है, उसको क्या बोला हमने, इंफीरियर वेना कावा। क्या बोला, इंफीरियर वेना कावा। इतना आया समझ में? चीजें हुई क्लियर? अब इंफीरियर इसलिए बोला क्योंकि ऊपर वाली जो वेन को हमने सुपीरियर बोल दिया, सिर्फ वेना कावा भी याद रखोगे आपको क्लियर हो जाएगा। अब अभी तक हमने क्या पढ़ा, आर्टरी, वेन, ठीक है, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन के बारे में बताया। फिर हमने क्या बताया, अपने लॉन्गेस्ट ट्यूब जो हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करे उसको बोला अयोटा, और वेन क्या होती, वेना कावा। ये क्वेश्चन क्लियर है यहाँ से, वेन का नाम वेना कावा, और यहाँ पे हमारी ऑक्सीजनेटेड ब्लड का क्या काम है, अयोटा। यहाँ तक चीजें क्लियर है? मैंने कुछ भी कोई साइंस लगाया नहीं, जो डायग्राम में था वही बताया। क्लियर? अब ये सब मत नहीं लिखोगे ना तो भी चल जाएगा, नो साइंस है अभी क्योंकि आपका फोकस हार्ट पे होना चाहिए। अब यहाँ पे आपने चीजें इतनी समझ ली, क्लियर है, इतनी चीजें ये आ रही है, ये जा रही है। अब हार्ट जो है वो ब्लड को प्यूरिफाई नहीं कर रहा है,
प्यूरिफाई का काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है। प्यूरिफाई का काम कौन कर रहा है? लंग्स कर रहा है। इसलिए क्या करता है, हार्ट जो रहता है, जो ब्लू कलर रहता है, हार्ट से जो ब्लू कलर रहता है सप्लाई, हार्ट से देखना, हार्ट से जो भी चीजें निकलती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। यहाँ से ऊपर से गई ना तो इसलिए आर्टरी बोला। तो हार्ट से जो निकला, पर एक साइड से जो हमारा निकला डीऑक्सीजनेटेड ब्लड निकला, उसको हमने क्या बोला? पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी। और वेन क्या करता है, हमारा एंट्रेंस का जो रहता है, जो नसें हमारे अंदर ऑर्गन्स के अंदर जाती हैं, ठीक है, वो। अब ये जो था पल्मोनरी वेन क्या कर रही है, हार्ट के अंदर तक लेके जा रही है, हार्ट के अंदर लेकर जा रही है, क्या लेकर जा रही है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। आया समझ में? आर्टरी के ने क्या करा, हार्ट के था, हार्ट से निकला, आर्टरी ने बोला कि यार मैं अभी तक तो वो जब भेज रहा था तब तक तो ठीक था, अब यार थोड़ा सा संभाल, और ये आर्टरी, ये वाली आर्टरी जो है इसको तू लंग्स को बोलेगा तू ले और इसमें मुझे करके दे। तो आर्टरी ने क्या करा, लिया, किसको लिया? ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और वैसे भी ध्यान रखना, वैसे भी ध्यान रखना, लंग्स हमेशा कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को फेंकता है ना नीचे, हार्ट से क्या लेगा? कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर ऑक्सीजन को फेंकेगा, तो वो यही तो करेगा। तो यहाँ जब लंग्स के अंदर जा रहा है तो वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा, और जब निकलेगा तो फिल्टर होकर निकलेगा, ऑक्सीजनेटेड निकलेगा। यहाँ तक थोड़ा थोड़ा डायग्राम याद हुआ? कोशिश हुई? समझ में आई? स्टोरी की तरह बनाते चले जाना, ठीक है। इसको अगर कुछ भी शेप दे देना और हार्ट लिख देना, क्लियर है? अब मैम ये तो सर्कुलेटरी सिस्टम हो गया, एक बार इसमें समझते हैं। लार्जेस्ट आर्टरी अयोटा होता है, मैंने बताया था, ओनली आर्टरी दैट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। सिर्फ और सिर्फ एक आर्टरी जो अपनी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती है वो होती है पल्मोनरी आर्टरी। और कहाँ जाती है? लंग्स में जाती है। आया समझ में? लंग्स में जाती है। और लार्जेस्ट वेन को क्या बोला? वेना कावा बोला। और ओनली वेन दैट कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसको क्या बोला हमने? पल्मोनरी वेन बोला। यहाँ तक क्लियर है? कुछ आपको दिक्कत यहाँ तक? आई डोंट थिंक सो होनी चाहिए। दिस इज एक्चुअली जो ये वाला सर्किट गाइड है, मेरे पास एक डाउट है कि आप ये डायग्राम बना सकते हैं क्या? बट अगर आप ये बनाओगे ना तो ये ज्यादा अच्छा दिखेगा, क्योंकि ये एक ओवरव्यू आपके ट्यूब के बारे में बता रहा है। इसमें आप बनाने जाओगे ना, आपको अगर मैं आपको सिर्फ ये डायग्राम बनाती तो क्या मैं आपको समझा सकती थी क्या कि ब्लू लाइन क्यों आई यहाँ पे? क्योंकि स्टमक से निकल के आई। तो प्रॉपर एप्रोप्रिएट डायग्राम आपको यही बना के आना है, यही बना के आना है। इसमें आप एक ही फंक्शन को एक्सप्लेन कर पा रहे हो हार्ट के या सर्कुलेटरी सिस्टम में, कि हमारे हार्ट से क्या निकल रहा है? ऑक्सीजनेटेड ब्लड निकल रहा है, और अंदर इधर से जो लंग्स की तरफ जा रहा है वो क्या जा रहा है? डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है। क्लियर है? तो आपको ये डायग्राम नहीं बनाना है, ये सिर्फ मैंने ब्लू और रेड को क्लैरिफाई करने के लिए डायग्राम रखा था कि हाई O2, सॉरी लो O2, हाई CO2, और हाई O2 और लो CO2। क्लियर है? अब ये हमारा है हार्ट का डायग्राम, यह हमारा है हार्ट का डायग्राम। अब सबसे पहली चीज कि मैम एक बार इसको देख लो ध्यान से, फिर हम पढ़ने की कोशिश इससे करेंगे। ये याद कर दोगे ना तो भी चल जाएगा, इतना ज्यादा पता चला ड्राइंग करने बैठ गए। ये हार्ट है हमारा, कुछ ऐसा दिखता है। क्लियर है? ब्लू कलर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, रेड कलर ऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये जो सिंपल ये वाला कलर दिख रहा है ना, वो ये जो है क्या कर रहा है हमारा? 4 चैम्बर्स में बांट रहा है, 4 चैम्बर्स में बांट रहा है। हार्ट हमारा कितने चैम्बर्स में बटा रहता है? 4 चैम्बर्स में। अब चैम्बर्स में क्यों बांटा? इसलिए बांटा ताकि हम डिफ्रेंशिएट कर सके कि ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड है, मिक्स ना हो जाए, मिक्स ना हो जाए, तो इसलिए हमने ये चैम्बर्स में इसको बांटा। ठीक है? अब आपको देखो समझ में आ रहा है। पल्मोनरी आर्टरी अयोटा जो था, सॉरी पल्मोनरी अयोटा था, लॉन्गेस्ट आर्टरी थी। अब बता सकते हो कि कहाँ जा रही है? अयोटा है, आर्टरी है, तो कहाँ जा रही है? बॉडी पार्ट्स में जा रही है, बॉडी पार्ट्स में जा रही है। हाँ, तो हम कहाँ थे? हम हार्ट को समझने की कोशिश कर रहे थे। अभी हमने जो पढ़ रहे थे वो हमने एक सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ा था। अब हार्ट को मैंने बोला 4 चैम्बर में डिवाइड किया है। क्लियर है? देख सकते हो। अब आपको जो चीजें मैंने फ्लो चार्ट के थ्रू समझाई थी ना, उसको मैं डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगी। एक इमेजिनेशन डेवलप कर लेना, बिकॉज अब आपको वर्किंग के बारे में पता है। अब अपने पास आया अयोटा आया। क्लियर है? कहाँ जाएगा? ये लॉन्गेस्ट ट्यूब है जो सारे ऑर्गन्स के पास जाएगा। तो एरो ऐसा दिख रहा है, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ से जा रहा है। आर्टरी है, आर्टरी से हमेशा चीजें जाती हैं बाहर, सॉरी हार्ट, आर्टरी मतलब हार्ट, हार्ट से हमें चीजें बाहर जाती है। अयोटा लॉन्गेस्ट आर्टरी है। अब क्या हुआ?
अब यहाँ से आप जो देख रहे हो 4 है, इसको क्या बोलेंगे, जब हम ऐसे खड़े होते हैं ना तो हार्ट हमेशा हमारे लेफ्ट साइड पे रहता है, पता है, तो ये क्या हो जाएगा लेफ्ट। तो यहाँ की जो चीजें हैं उसको मैं चैम्बर्स को लेफ्ट बोलूंगी, तो क्या बोलूंगी, इसको बोलूंगी लेफ्ट आर्ट्रियम, और इसको क्या बोलूंगी, लेफ्ट वेंट्रिकल। क्या बोला, लेफ्ट वेंट्रिकल। इसको क्या बोलूंगी, राइट आर्ट्रियम और राइट वेंट्रिकल। इजी है, कुछ नहीं है, 4 चैम्बर में डिवाइडेड है। इसको मैंने बोला लेफ्ट आर्टरी, लेफ्ट वेंट्रिकल, और इसको क्या बोला, राइट वेंट्रिकल और राइट आर्टरी। क्लियर है इतनी चीजें, आया समझ में। अब देखने की कोशिश करना कि अब हमारा क्या हुआ, लेफ्ट एट्रियम था, लेफ्ट वेंट्रिकल था, ब्लड आया यहाँ पर आते हुए दिख रहा है, ये वॉल है, वॉल क्लोज होती है। अब वॉल क्यों लगी रहती है, वॉल लगाने का ये जो वॉल बोला गया है, इसको काम क्या रहता है, ये हेल्प करता है कि हमारा जो ब्लड है वो रिवर्स में फ्लो ना हो, वापस से बैक डायरेक्शन में ना जाए, हमेशा एक ही डायरेक्शन में फ्लो हो। वॉल ओपन हुआ, हमारा ब्लड आया इधर तक आया, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया। क्लियर है, लेफ्ट वेंट्रिकल में आया, वॉल्स अंदर ऊपर नीचे का क्लोज हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, ताकि ब्लड को वो फ्लो कर सके। वॉल बंद क्लोज हो रही है ताकि हमारा जो प्रेशर प्रॉपर्ली क्रिएट हो सके। अब ध्यान रखना, जो लेफ्ट वेंट्रिकल की बात है, जो लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट वेंट्रिकल मतलब क्या बात कर रही हूँ, ऑक्सीजनेटेड, सब यहाँ पे किसकी बात कर रही है, ऑक्सीजनेटेड की बात कर रही है इस एरिया में। अब क्या, जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो डायरेक्ट हार्ट में जाएगा, उसको हार्ट में क्यों बोलेगा, हार्ट में तो उसके पास क्या जाएगा, डीऑक्सीजनेटेड जाएगा। तो यहाँ से क्या जाएगा, अब यहाँ से देखना ये एरो बाहर की तरफ है, मतलब वो हार्ट ये जो जा रही है ना, दिस इज क्या बोला हमने, इसको पल्मोनरी आर्टरी बोला, ये क्या बोला, ये पल्मोनरी आर्टरी है, ठीक है, ये ऐसा गया, ये बाहर की तरफ गया। अब ये क्यों गया, क्योंकि इसको लंग्स के पास भेजना था, लंग्स के पास क्यों भेजना था, ताकि लंग्स उसको वापस से ऑक्सीजनेट कर सके, उसको फिल्टर कर सके। क्लियर है। अब मैं आपको ये समझाने की कोशिश करी कि इसका जो कनेक्शन है, आप ऐसे मत देखना कि यहाँ से आपस में इसके चैम्बर्स का कनेक्शन नहीं है, ये अपने बॉडी पार्ट से ही आ रहा है, ऊपर से नीचे आया, नीचे से होते हुए कहाँ गया, आयोटा के थ्रू ऑर्गन्स में गया, पल्मोनरी वेन्स, मतलब पल्मोनरी कहाँ से आ रहा है, पल्मोनरी मतलब आप समझ लेना लंग्स से आ रहा है, तो हमारे पास ऑक्सीजनेटेड होगा, पर वेन्स इसलिए लिखा है क्योंकि जब हम पल्मोनरी लगा देते तो काम उल्टा हो जाता है। ये हमारे पास आया, लंग से आया, इसके बाद ये गया, और इसके बाद जाके आयोटा के थ्रू सारे ऑर्गन्स में पहुंच गया। इतना समझ में आया, यही पढ़ा था हमने इस साइड के बारे में, अब क्या करेंगे, अब क्या हो रहा है, ये तो ऑक्सीजनेटेड इसने भेज दिया, अब पूरे ऑर्गन से होते हुए वेना कावा ने क्या करा, वो वापस से आया, ऊपर से आया, वेना कावा ने क्या करा कि सारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया और वापस हार्ट में दिया, वापस हार्ट को देके उसने फिर से पंप किया, क्योंकि लंग्स ऊपर की साइड है तो ऊपर भी प्रेशर क्रिएट करना है, यहाँ पे भी कॉन्ट्रैक्ट होना है, तो वो वापस से किसके थ्रू, ये जो अपना है पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू उसने वापस भेजा, पल्मोनरी आर्टरी आया, आर्टरीज के थ्रू वापस भेजा, ये चैम्बर्स आपस में कनेक्टेड नहीं, ऊपर से वेन्स और वो कनेक्टेड है, भेजा किसके पास भेजा, लंग्स के पास भेजा, फिर वो उसको ऑक्सीजनेटेड करेगा और फिर वो भेजेगा। क्लियर है इतनी चीजें। हो सकता है अगर ये डायग्राम आए तो आप इसको इस तरह से बनाओगे ना तो भी आपको सही मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है, क्योंकि वहां उसको आपका आर्ट नहीं देखना है, आपको एक्सप्लेनेशन देखना है। तो अब क्या होगा, लंग्स आया, लंग्स के थ्रू ये लंग्स है, लेफ्ट आर्ट्रियम है, लेफ्ट वेंट्रिकल है, लेफ्ट आर्ट्रियल लेफ्ट वेंट्रिकल, इन दोनों में आपस में कोई कनेक्शन था नहीं था, यहाँ से फिर एरो गया, मेन आयोटा से गया, ऑर्गन्स को दिया, फिर वेन्स के थ्रू वापस से लेफ्ट आर्ट्रियम में एंटर हुआ, फिर वेंट्रिकल ने क्या करा, वापस भेजा, यहाँ से सॉरी राइट वेंट्रिकल ने क्या भेजा, वापस भेजा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और लंग्स के थ्रू दिया। ये समझ में आ रहा है डायग्राम, ये आ रहा है, यही बना देना। क्लियर है, इसको समझा देना, बना पाओ तो ठीक है, अगर पर ये भी बना के होगे तो आपको 0 मार्क्स नहीं मिलेंगे। आया, फंक्शनिंग आ रही है, इससे समझ में आ रहा है कि क्या है क्या नहीं है। ध्यान रखने कि इनमें आपस में जो चैम्बर्स है ना, ऊपर नीचे तो वॉल है, वॉल क्या काम करे, डायरेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, एरो दे रहा है ना कि एक ही डायरेक्शन में उस ब्लड को फ्लो करवाना है, इधर से उधर, पता चला बैक प्रेशर क्रिएट ना हो जाए। अब हम आते हैं डबल सर्कुलेशन। मैम आपने इसको डबल सर्कुलेशन क्यों बोला, डबल सर्कुलेशन इसलिए बोला क्योंकि एक बार ब्लड को
जाने से पहले एक ही हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, हार्ट से 2 बार गुजरना पड़ता है, एक बार ऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में, एक बार डीऑक्सीजनेटेड के फॉर्म में। तो इसलिए इसको क्या बोला हमने, डबल सर्कुलेशन बोला। क्लियर है, क्योंकि 2 बार हार्ट से उसको होते हुए एक साइकिल में 2 बार जाना पड़ता है। इससे ज्यादा मत ध्यान देना इसमें, अभी सिर्फ याद रखना डबल सर्कुलेशन आए। अब चैम्बर्स क्यों है, टू प्रिवेंट मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्लियर है, मोर ऑक्सीजन विल बी सप्लाइड टू बॉडी इन अ बेटर वे, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन होगा, चैम्बर्स है, ज्यादा से ज्यादा ऑक्सीजन हमारा बॉडी ऑर्गन्स में सप्लाई होगा। हाईली एफिशिएंट सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन टू द ब्लड। हाईली एफिशिएंट सप्लाई मतलब क्या होगा कि हमारा जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मिक्स नहीं होगा ना, तो ज्यादा एफिशिएंट मतलब कम समय पे ज्यादा ऑक्सीजन का सप्लाई जाएगा। काम एफिशिएंटली करना और एक काम को करना, दोनों में अंतर होता है ना। सिमिलरली चैम्बर्स के बनाने से हमारा ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, सॉरी ऑक्सीजनेटेड जो ऑक्सीजन है वो ज्यादा एफिशिएंट वे में ब्लड में जाएगा। मोर रेस्पिरेशन लीडिंग टू मोर एनर्जी प्रोडक्शन। अब ज्यादा ऑक्सीजन मतलब ज्यादा रेस्पिरेशन मतलब जल्दी जल्दी खाना ब्रेक डाउन होगा, जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन होगा तो जल्दी जल्दी एनर्जी रिलीज होगी। इसलिए हमारा लिए हार्ट का काम करना अच्छे से बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब चीज जो ट्रांसपोर्टेशन का काम है वो हार्ट के थ्रू ही हो रहा है, हार्ट ही उसको पुश कर रहा है भेजने के लिए। क्लियर है। अब ब्लड प्रेशर क्या होगा, जब आप एक बात मुझे बताओ, जब आप हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करते हो तो हम क्या कर रहे हैं, प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं। प्रेशर क्रिएट करें, कोई चीज को अगर हमें कम जगह से निकालना पड़ता है तो हम पुश करते हैं ना, उसको एक प्रेशर देते हैं। तो जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो हाई प्रेशर ब्लड क्रिएट करता है, और जब लो होता है तो रिलैक्स हो जाता है, और लो मतलब ब्लड का प्रेशर क्या होता है, लो होता है। उस बेसिस पे हमने जो आइडियल केस जो मानते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने का जो रहता है वो कितना होना चाहिए, 33 जब हम मेजर करेंगे तो वो होता है 80 से 120 mm प्लस Hg, मतलब Hg इज मर्क्यूरी। क्योंकि आजकल तो ये वाला चल गया, डिजिटल चल गया, पर आप जब हॉस्पिटल में जाओगे ना तो आज भी वो एक ऐसा बेल्ट बांध के पंप करते हैं, प्रेशर देते हैं और देखते हैं कि ब्लड को फ्लो होने में कितना टाइम लग रहा है, उसका कहाँ तक हाई जा रहा है और कहाँ तक रिलैक्स करते तो लोग वैल्यू दे रहा है। रेड कलर की लाइन ऊपर होती है ना, वो उसमें मर्क्यूरी भरा रहता है, इसलिए इसका Hg लिखा है। तो जब हमारा हाई ब्लड प्रेशर रहेगा तो क्या बोलेंगे कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे रहेगा, उसको बोलेंगे सिस्टोलिक, उसको क्या बोलेंगे, सिस्टोलिक। और वहीं अगर हमारा प्रेशर आर्टरी में जब रिलैक्सेशन के टाइम पे रहेगा तो उसको बोलेंगे डायस्टोल, इसको बोलेंगे डायस्टोल। हाइपरटेंशन कब होता है, हाई बीपी कब होता है, जब हमारा कॉन्स्ट्रक्शन होता है, जब बहुत ज्यादा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हो तो हाई प्रेशर ज्यादा क्रिएट होता है। क्लियर है इतनी चीजें। अब मैम ये तो हमने ट्रांसपोर्टेशन में हम बात कर रहे थे, लाइफ प्रोसेस की बात करते तो लाइफ तो प्लांट में भी होती है, तो प्लांट में भी अपन सिमिलर वे में पढ़ेंगे। प्लांट का मैं आपको काफी कुछ समझा चुकी हूँ, फंक्शन मैंने स्टोमेटा के थ्रू बताया था, ट्रांसपिरेशन और एक्सचेंज ऑफ गैसेस। प्लांट्स के लिए वही जरूरी है, तो किसके थ्रू होता है, पोर्स के थ्रू होता है। अब समझते हैं क्या लिखा गया है। ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड इज नेसेसरी टू कैरी आउट टू कैरी आउट वेरियस बायोलॉजिकल एक्टिविटीज। क्लियर है। अब क्या बोला है, तो वाटर और मिनरल्स absorbed from the soil by the roots to the plants and transported it to various parts of the plants like stem, leaf and flowers, ये होता है। अब इसमें ट्रांसपोर्टेशन का सिंपल एक डेफिनेशन बोला है कि क्या क्या ट्रांसपोर्ट होता है। अब नीचे से रूट से लेगा ना, वो ऊपर से तो सनलाइट ले रहा है, रूट से क्या लेगा, रूट से क्या क्या लेता है, पानी लेगा, जो मिनरल्स प्रेजेंट रहेंगे सॉइल में वो लेगा, और क्या करेगा, इसको खींचेगा। इस प्रोसेस में क्या करेगा, कैपिलरी टिश्यूज के थ्रू वो खींचेगा उसको और सारे बॉडी पार्ट्स, प्लांट्स के पार्ट्स तक पहुंचाएगा। यही काम है, ट्रांसपोर्टेशन इसी का कर रहा है। क्लियर है। तो उसको ये जो ट्रांसपोर्टेशन है ये कैसे होता है, एक सिस्टम बोलते हैं जिसको बोलते हैं वास्कुलर सिस्टम बोलते हैं, जिसके अंदर हम दो बात करेंगे, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम वाटर का करेगा, फ्लोएम फूड का करेगा, याद रखना। अब एक डिफरेंस आएगा वो पढ़ लेना। जाइलम क्या होगा, इट कंडक्ट्स वाटर एंड मिनरल फ्रॉम रूट्स टू लीव्स। क्या करता है, जाइलम का मैंने बोला ना एक टिश्यू है, सिंपल याद करो, ज्यादा डिटेलिंग में नहीं करना है अभी, कि वो क्या वाटर को करेगा, ट्रांसपोर्ट करेगा। फ्लोएम किसको करेगा, फूड को करेगा। ये किसका ये मेनली किसको कंपोज होता है, डेड एलिमेंट से मिलके बना होता है, और ये किससे होता है, लिविंग एलिमेंट से मिलके बना होता है। फूड को कर रहा है, बना रहा है, बेच रहा है, तो किससे होगा, लिविंग एलिमेंट से। कुछ वर्किंग प्रोसेस है।
ट्रांसपोर्ट इज यूनिडायरेक्शनल। कभी ऐसा नहीं होगा कि आप देखोगे कि प्लांट्स का पानी आज डाला या ऊपर से डाला तो बिल्कुल प्लांट सूखता जा रहा है, ऐसा होगा क्या? हमेशा पानी डालोगे तो प्लांट हरा भरा ही होगा, क्योंकि प्लांट हमेशा पानी लेता है रूट से। इसका मतलब क्या हुआ? ये कैसा हो गया? यूनिडायरेक्शनल हो गया। वहीं ट्रांसपोर्ट फूड का कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। फूड का कैसा होता है? बाई डायरेक्शनल होता है। अब इट हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स, ट्रैकेट्स, वेसल्स, जाइलम, पैरेन्काइमा एंड जाइलम फाइबर। से याद कर लेना, अभी आपके लिए इतना ही जरूरी है कि आप इसके टाइप्स याद कर लो। और इट हैज 4 टाइप्स ऑफ सेल्स होते हैं। इसमें कौन से होते हैं? फ्लोएम फाइबर्स, सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल्स और फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये आप याद कर लेना, आपके लिए इतना जरूरी नहीं है, आपके लिए बस इतना जरूरी है कि प्लांट में ट्रांसपोर्टेशन 2 वेस्कुलर टिश्यू करते हैं, जाइलम, फ्लोएम। जाइलम वाटर के लिए करेगा, फ्लोएम फूड से रिलेटेड याद करना है। जाइलम यूनिडायरेक्शनल, फ्लोएम बाई डायरेक्शनल। क्लियर है? जाइलम क्या करेगा? मिनरल्स को भी लेगा, और जो फूड रहेगा वो जो भी इसके बाय प्रोडक्ट्स रहेंगे वो दोनों तरफ बाय डायरेक्शनल रहेगा। खुद के लिए भी यूज करता है और कुछ एक प्रोडक्ट भी देता है फ्रूट के फॉर्म में। तो ये हमने डिफरेंस पढ़ लिया था जाइलम और फ्लोएम के बीच में। अब मुझे आप ये बताना कि इसमें हमको कोई समस्या नजर आई क्या? शुरू से एक बार फटाफट 2 मिनट के अंदर क्विक रिविजन लेते हैं। हमने चालू किया था ब्लड से। ब्लड में हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, प्लाज्मा और सेकेंड पार्ट में क्या था? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और अपना था प्लेटलेट्स था। प्लाज्मा को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, सीरम और फिब्रिनोजन। सीरम में आप इतना याद रखना कि उसमें ब्लड सेल क्लॉट वाले टिश्यूज नहीं रहते, सेल्स नहीं रहते, और फिब्रिनोजन में रहते हैं। प्लाज्मा येलो कलर का होता है, क्योंकि उसमें जो पिगमेंट प्रेजेंट रहता है, ठीकली, उसकी वजह से वो येलो कलर होता है। आरबी में हीमोग्लोबिन की वजह से वो रेड कलर का रहता है। ठीक है, अब इतना सबको याद हो गया चीजें। अब आरबीसी के पढ़ लिया था, डब्ल्यूबीसी कलरलेस होता है। हमने प्लेटलेट्स पढ़ा था कि वो भी मतलब अपने ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। फिर हमने उसके साइज के बारे में पढ़ लिया था, उसके काउंट्स के बारे में पढ़ लिया था। ब्लड आरबीसी सिर्फ ऑक्सीजन करता है, और अपना जो मेन अपने सारे फूड न्यूट्रिएंट्स नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं वो काम करता है। प्लाज्मा ब्लड को टिक करके मत आ जाना, आरबीसी को टिक करके मत आना। फिर हमने आरबीसी की शेप के बारे में पढ़ा था, इस सब चीज़ों के बारे में पढ़ लिया था। फिर हम हार्ट पे आ गए थे, एक सर्कुलेशन सिस्टम के बारे में पढ़ लिया था। हमको हार्ट में हमें एक डायग्राम इमेजिन करना है फ्लो चार्ट के थ्रू, उसको प्रैक्टिस कर लेना तो आपको एक एक चीज़ें याद हो जाएगी। क्लियर है? अब आया समझ में कि कैसे क्या आपने कब पढ़ा। यहाँ हमारा आज ट्रांसपोर्टेशन खत्म होता है। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या डिस्कस करेंगे? एक्सक्रीशन पढ़ेंगे। सिर्फ हम एक्सक्रीशन पढ़ लेंगे, यस, उसमें हमारा हम किडनी विडनी के बारे में पढ़ लेंगे और हमारा वहाँ पे टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आया समझ में? क्लियर है? तो आज को रिवाइज कर लेना। सिर्फ आज के आपको क्या 2 फ्लो चार्ट याद करने, एक तो हार्ट का याद कर लेना, सर्कुलेट, और एक नॉर्मल सर्कुलेटरी सिस्टम का याद कर लेना। क्लियर है? इसको रिवाइज कर लेना। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।